अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज इरुडो प्रॉब्लम नंबर 3.12। तो लेट मी टेल यू, दिस इज वन ऑफ माय पर्सनल फेवरेट क्वेश्चन फ्रॉम दिस बुक आई इरुडो। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और इसको हम लोग बहुत अच्छे मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, अ थिन नॉन कंडक्टिंग रिंग ऑफ रेडियस r हैज अ लीनियर चार्ज डेंसिटी दैट इज लैम्डा दैट इज इक्वल टू लैम्डा नॉट cos phi। तो लैम्डा है दैट इज नॉट कांस्टेंट, लैम्डा मेरे phi के साथ वेरी कर रहा है, यहाँ पे दिया हुआ है, एंड लैम्डा नॉट इज द कांस्टेंट। तो अगर मैं एक इस तरह से एक रिंग कंसिडर करता हूं, सपोज इस तरह की रिंग मैं कंसिडर कर रहा हूं, तो मैं बोल रहा हूं कि लैम्डा जो वेरी कर रहा है इसका, इट इज वेरिंग विद द फंक्शन लैम्डा दैट इज इक्वल टू लैम्डा नॉट इनटू cos phi, वेयर phi इज एजिमुथल एंगल। तो सपोज एक इस तरह का मैं रेफरेंस चूज करता हूं एक्सिस, और यहां से मैं बोलूंगा दिस एंगल इज सपोज phi, यहां से मैं phi वेरी करता हूं, और मैं बोलूंगा इस पॉइंट पे जो लैम्डा है दैट इज लैम्डा नॉट इनटू cos phi। तो हर पॉइंट पे, रिंग के हर एक पॉइंट पे जो चार्ज डेंसिटी है दैट इज वेरिंग, एंड उसको वेरी कैसे कर रहा है, विथ दिस एंगल phi। जैसे जैसे हम लोग phi वेरी करते हैं वैसे वैसे ये चीज वेरी होता जा रहा है। अगर मैं बात करूं इस पॉइंट पे, यहाँ पे phi इज 0, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी है, लैम्डा नॉट, मतलब यहाँ पे चार्ज डेंसिटी इज मैक्सिमम दैट इज लैम्डा नॉट। वहीं पे मैं अगर इस पॉइंट पे बात करूं जो कि यहाँ से 90 डिग्री पे है, दिस phi इक्वल्स टू 90 डिग्री, इस पॉइंट पे रिंग पे अगर बात करें तो यहाँ पे चार्ज डेंसिटी कितनी है, 90 डिग्री है, तो cos 90 दैट विल इक्वल टू 0। ठीक है, उसी तरह से अगर मैं नीचे बात करूं, दिस एंगल इज phi इज 270 डिग्री, तो इस पॉइंट पे भी 270 पे भी लैम्डा मेरे पास कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। उसी तरह से अगर मैं यहाँ के लैम्डा की बात करूं, phi दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो cos ऑफ 180 डिग्री, तो ये -1 आ जाएगा, और ये माइनस लैम्डा नॉट इस तरह से हमको देखने को मिलेगा। मतलब हमें पता है कि ये जो पॉइंट है, पॉइंट ए बोलूं और पॉइंट बी, इस पॉइंट पे मुझे ए पॉइंट पे मैक्सिमा मिल रहा है, लैम्डा का मैक्सिमा, और बी पॉइंट में मुझे लैम्डा का मिनिमम मिल रहा है दैट इज माइनस लैम्डा नॉट, मतलब नेगेटिव में मैक्सिमा। दैट इज हम लोग बोल सकते हैं कि इधर जो चार्ज डेंसिटी है दैट इज इस तरफ जो चार्ज डेंसिटी है दैट इज नेगेटिव, तो हम लोग बोल सकते हैं इसके इस तरफ जो चार्ज डेंसिटी है वो नेगेटिव, ये नेगेटिव होगी, पूरी की पूरी नेगेटिव होगी, और चार्ज डेंसिटी बीच में इस एरिया में, बी के जो एरिया में है वो काफी ज्यादा होगी, और धीरे 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 कम होती जाती आएगी, और यहाँ पे मिनिमम हो जाएगी इस पॉइंट पे, जो 90 डिग्री वाले पॉइंट पे, और 270 पॉइंट पे 0 हो जाएंगे। और इसी तरह से पॉजिटिव भी इसी तरह से होगा, पॉजिटिव बट मतलब जैसे हम लोग 50 को पहुंचेंगे वहां पर पॉजिटिव की जो डेंसिटी होगी, चार्ज डेंसिटी, वो बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे हम लोग 270 को इधर अप्रोच करेंगे वो यहाँ पर जाके 0 हो जाएगा। तो इस तरह का चार्ज कन्फिग्रेशन है हमारे पास रिंग में। तो अगर ये चीज समझ में आ जाता है तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब मैं रिंग को किस तरह से प्लेस कर रहा हूं वो समझने की कोशिश करो। सपोज ये मेरे पास में एक्स एक्सिस है, इधर ये वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है। तो मैंने रिंग को कैसे प्लेस किया है, सपोज इस प्लेन को समझो, तो ये प्लेन मेरा कौन सा प्लेन है, दिस इज माई वाई जेड प्लेन। इस वाई जेड प्लेन में मैंने रिंग को इस तरह से रख दिया है, ये मेरा वाई जेड प्लेन है, मैंने इसको ऐसा रखा, और इस वाई जेड प्लेन में मैंने रिंग को रखा हुआ है, और ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस इसके सेंटर से, रिंग के सेंटर से इस तरह से पार हो रही है। तो इस तरह का कंडीशन है हमारे पास में, रिंग इस एक्सिस में रखा हुआ है, देखो इस एक्सिस में रखा हुआ है रिंग, ठीक है, और इसके सेंटर से एक्स एक्सिस इस तरह से पार होके जा रही है। अब समझने की कोशिश करो। अब मैं बोल रहा हूं कि इसमें चार्ज डेंसिटी तो लैम्डा इक्वल्स टू लैम्डा नॉट cos phi इस तरह से है, ठीक है। चलो अगर हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग जो सॉल्व करेंगे वो हम लोग मेथड यूज करेंगे जो हम लोग वेक्टर मेथड जो बोलते हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, और वेक्टर फॉर्म में सॉल्व करना इज द बेस्ट तरीका टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अगर किसी दूसरे भी तरीके से करते तो इमेजिन करते 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 फंस जाओगे इस क्वेश्चन में, और लास्ट में हार मान के छोड़ दोगे, या किसी तरह से सॉल्यूशन रट के इसको क्वेश्चन को पार करोगे। इतना ज्यादा इमेजिनेशन अभी आया नहीं होगा मेरे ख्याल से। अगर किसी को आता है इमेजिनेशन वेल एंड गुड, बट जो एक हम लोग नॉर्मल स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं तो इतना ज्यादा इमेजिनेशन नहीं आ पाता है, इसलिए तो हम लोग वेक्टर यूज करते हैं ना। वेक्टर फॉर्म हम लोगों ने क्यों देखा है, कूलम्स लॉ में वेक्टर फॉर्म देखा, इलेक्ट्रिक फील्ड का हमने वेक्टर फॉर्म क्यों देखा, इसी दिन के लिए ना, इस क्वेश्चन में यूज करने के लिए, तो यूज करेंगे हम लोग वेक्टर फॉर्म को। तो अब सबसे पहली बात तो है कि हमको एक एलिमेंट कंसिडर करना पड़ेगा। तो सपोज ये मेरे पास जेड एक्सिस है ना, तो मैं जेड एक्सिस को पीछे की तरफ इस तरफ अगर एक्सटेंड कर देता हूँ, नेगेटिव जेड एक्सिस इस तरह से मैंने एक्सटेंड कर दिया, समझ रहे हो ना, प्लेन सब कुछ बता दिया है। अब मैं बोल रहा हूं कि जो मैं फाई एज्यूम कर रहा हूं ना, सपोज मैं एक एलिमेंट यहां से ये वाला एलिमेंट कंसिडर करता हूं, ये वाला एलिमेंट, तो मैं बोलूंगा दिस फाई जो एंगल है, दिस फाई इज एंगल मेड बाय दिस रिंग एंड बाय दिस एलिमेंट फ्रॉम नेगेटिव जेड एक्सिस। समझ में आ रहा है ना, दिस इज नेगेटिव जेड एक्सिस, ये नेगेटिव जेड एक्सिस माइनस के कैप में बोल रहा हूं, माइनस के कैप से इस तरह से फाई डायरेक्शन इस तरह से फाई बना रहा है,
ठीक है, रिंग कैसे है, पूरा का पूरा वो वाईजेड प्लेन में है, वाईजेड प्लेन विथ ऑरिजिन जो उसका है इधर एक्स एक्सिस जो है वो उसके सेंटर से ऑरिजिन से इस तरह से पास हो रहा है। तो अगर मैंने इसको 5 बोला और यहाँ से इसका जो विड्थ है ये मैं d5 विड्थ का ले रहा हूँ, ये जो है दिस इज माई d5 विड्थ, यहाँ से मैं बोल रहा हूँ दिस इज d5 विड्थ, पाई एंगल पे d5 विड्थ का। और मैं इस पॉइंट का मैं कोऑर्डिनेट लिखना चाह रहा हूँ। ये जो मैंने जो एलिमेंट लिया हुआ है, ये जो एलिमेंट मैंने लिया हुआ है रिंग पे, छोटा सा एलिमेंट, मैं फिर से दिखाता हूँ इसको, ये जो छोटा सा एलिमेंट है, अब मैं इस एलिमेंट का अगर कोऑर्डिनेट लिखना चाहूँ, क्योंकि मैं इसको अब वेक्टर फॉर्म में लिखने जा रहा हूँ, तो इस एलिमेंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, देखो इसका, क्योंकि ये जो वाईजेड प्लेन में रखा हुआ है दैट मींस इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 है, एक्स कोऑर्डिनेट इज 0। अब वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, सपोज इस रिंग का जो रेडियस है, मैं बोलूं दिस रिंग का रेडियस इज आर, रिंग का रेडियस इज आर, दैट मींस ये जो एलिमेंट जो सेंटर से उसकी जो एलिमेंट तक की लेंथ होगी दैट इज आर। और इसका अगर हम लोग प्रोजेक्शन देखें जेड एक्सिस में, तो जेड एक्सिस में इसका प्रोजेक्शन हो जाएगा आर कॉस फाई, नेगेटिव जेड एक्सिस में आर कॉस फाई, और वाई एक्सिस में इसका प्रोजेक्शन कितना है आर साइन फाई। दैट मींस इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 हो गया, एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो गया, वाई कोऑर्डिनेट आर साइन फाई हो गया, ये चीज समझ में आनी चाहिए, आर साइन फाई, और इसका जेड कोऑर्डिनेट इज माइनस आर कॉस फाई, माइनस इसलिए क्योंकि वो नेगेटिव जेड एक्सिस के साथ माइनस के कैप डायरेक्शन के साथ फाई एंगल इस तरह से बना रहा है, देख लो इस एज पर दिस डायग्राम। ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेट लिख लिया तो बहुत सारा, आधा से अधिक काम यहीं पर खत्म हो गया। इसका कोऑर्डिनेट हमने 0 आर साइन फाई आर कॉस फाई लिख लिया, आधा काम यहीं पे खत्म हो गया। अब मुझे बस उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखना है जहां पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। सपोज मुझे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ये पॉइंट है सपोज मेरे पास, पॉइंट पी बोल दो, और इस पॉइंट को सपोज बोल दो मेरे पास क्यू बोल दो, कुछ भी दे दो, कुछ नाम पी और क्यू। तो इस एलिमेंट की वजह से सबसे पहले हम लोग निकालेंगे पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसको मैं बोलूंगा इस एलिमेंट की वजह से डीई इलेक्ट्रिक फील्ड है इस पॉइंट पे। ठीक है, अब यहां से एक चीज ध्यान दो, पी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, हम लोग निकालना चाह रहे हैं यहां से ओरिजिन से एक्स डिस्टेंस पे ऑन द एक्स एक्सिस, जो सेकंड पार्ट में पूछा गया है। अब इसका जो कोऑर्डिनेट है हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इस व्हाट इज द एक्स कोऑर्डिनेट इज एक्स, व्हाट इज द वाई कोऑर्डिनेट इज 0, एंड व्हाट इज द जेड कोऑर्डिनेट इज 0, क्योंकि वो इसके एक्सिस से पास हो रहा है, रिंग के एक्सिस से पास हो रहा है। अगर तुमने ये दोनों कोऑर्डिनेट्स लिख लिए ना, बस काम खत्म हो गया, यहीं पे क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ऑलमोस्ट 90% ऑफ द क्वेश्चन इज डन। बस अब यहां से क्या करना है, यहां से मुझे एक बात बता दो, इसका लेंथ कितना है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस पी क्यू, क्योंकि ये मुझे चाहिए होगा इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए। तो देखो दिस इज एक्स, दिस सेंटर से ओरिजिन इज ओ, ओपी का लेंथ इज एक्स एंड ओ क्यू का लेंथ इज आर, दैट मीन्स इसका लेंथ कितना हो जाएगा √r² + x²। ठीक है, ये तो बच्चा भी बता देगा। अभी इसको अब हम लोग आगे की तरफ इसको लेके जाते हैं, तो मैं बोलता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में हम लोग कैसे लिखते हैं, ये यहाँ पे Q क्या है, एलिमेंट की वजह से ये छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड मैं बोल रहा हूँ डीई इलेक्ट्रिक फील्ड, बिकॉज ऑफ दिस छोटा सा एलिमेंट, K इंटू क्यू बाई r² होता है नॉर्मल, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो KQ/r³, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड का होल क्यूब, इसको बेसिकली ऐसा लिख लेते हैं हम लोग, वेक्टर पूरे वेक्टर फॉर्म में r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर का मॉडुलस का क्यूब इंटू r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर, तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। अब यहां से देखो r2 वेक्टर क्या है और r1 वेक्टर क्या है, r2 वेक्टर और r1 वेक्टर को यहां से समझने की कोशिश करो। r2 वेक्टर वो वेक्टर होता है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो दिस p इज माई r2 वेक्टर, जिस जगह पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है और जिस जगह से, मतलब जहां पर चार्ज रखा हुआ है, दैट इज माई r1 वेक्टर। तो चार्ज मेरा रखा हुआ है 0 r sin फाई माइनस r cos फाई में, और जहां पे मुझे कैलकुलेट करना है दैट इज x, 0, 0, दैट इज r2 वेक्टर। r1 वेक्टर और r2 वेक्टर आइडेंटिफाई हो गए, बस यहाँ पर मुझे पुट करना है यहाँ पे। ठीक है, मैं पुट करता हूँ यहाँ पे d वेक्टर दैट इज इक्वल टू, हाँ अभी यहाँ से एक dq भी निकालना पड़ेगा, ये जो छोटा सा एलिमेंट है ना, इस पे टोटल चार्ज कितना है ये निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें पता है इस छोटे से एलिमेंट को अगर हम लोग उस पे चार्ज को अगर dq बोले तो dq कितना आ जाएगा मेरे पास में, dq क्या होता है, इसका लेंथ क्या है, लेमडा इंटू इसका लेंथ, तो लेमडा इज लेमडा नॉट इंटू कॉस फाई, ये तो लेमडा है, इंटू इसका लेंथ कितना है, लेंथ है इसका r इंटू डी फाई, जो आर्क का लेंथ है, डी फाई एंगल सबटेंड कर रहा है वो आर्क, और r रेडियस की दूरी पे है, दैट मीन्स इसका जो लेंथ है दैट इज r डी फाई। तो हम लोग बोल सकते हैं दिस इज नथिंग बट लेमडा नॉट r cos फाई एंड डी फाई, दिस इज माई डी क्यू। अब मैं यहाँ पे k
इंटू डी क्यू पुट करूंगा, लेमडा नॉट आर कॉस फाई डी फाई अपॉन R2 माइनस R1 वेक्टर का होल क्यूब। दैट मीन्स ये वाला लेंथ R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का लेंथ क्या हो जाएगा, ये वाला लेंथ R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, तो उसका क्यूब। दैट मीन्स इसको मैं बोल सकता हूँ R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। ये इसका लेंथ हो गया, ये तो लेंथ हो गया। अब मुझे क्या करना है, R2 माइनस R1 वेक्टर यहां से लिखना है, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, तो इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में होगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो मैं यहाँ पर कंटिन्यू कर रहा हूँ, ये R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर में लिख रहा हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, R2 वेक्टर मेरे पास ये वाला टर्म है, दैट इज x माइनस, देखो आई कैप माइनस कर रहा हूँ, x माइनस 0, दैट इज x आई कैप 0 माइनस R साइन फाई माइनस R साइन फाई जे कैप, अब 0 माइनस R cos फाई प्लस R cos फाई के कैप। तो ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। मैं नीचे वाले पार्ट को इसको रब कर देता हूँ, तो इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर लिख लेते हैं। अच्छा, इसको मैं फिर से एक बार सजा के यहाँ से लिख दूँ, तो डी ई वेक्टर मैं बोल देता हूँ, जो छोटे एलिमेंट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, दैट इज के लेमडा नॉट आर अपॉन R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। ये तो कांस्टेंट है, ये सारे टर्म जो है वो कांस्टेंट है, एक्स भी कांस्टेंट है, लेमडा नॉट आर सब कुछ कांस्टेंट है। वेरिएबल क्या है, कॉस फाई को मैं अंदर भेज दूंगा सबके साथ, तो मैं बोल सकता हूँ एक्स कॉस फाई डी फाई आई कैप माइनस R साइन फाई कॉस फाई डी फाई जे कैप प्लस R कॉस फाई मल्टीप्लाई किया तो कॉस स्क्वायर फाई डी फाई के कैप। बस यही तक था प्रॉब्लम। अब ये प्रॉब्लम खत्म हो चुका है, पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अब सेम चीज को हम लोग नेक्स्ट पेज में ले लेंगे, ताकि हम लोगों को फिर से पेज की पलटने की दिक्कत ना हो। तो ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू एक छोटा सा एलिमेंट। अब मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा पूरे रिंग के लिए, ठीक है। और देखो, मुझे इंटीग्रेट करने पे मुझे कंपोनेंट लेने का झंझट की जरूरत नहीं है, क्योंकि आई कैप जे कैप के कैप तीनों सेग्रीगेट हो गए। अब जो भी इसमें पूरे रिंग के लिए मैं इसको ऐड करूंगा, तो अपने आप आई कैप वाला आई कैप में आके जुड़ जाएगा, जे कैप वाला जे कैप में जुड़ जाएंगे, के कैप वाले के कैप में जुड़ जाएंगे। मुझे इसका कंपोनेंट लेने की जरूरत नहीं है कि कॉस थीटा में ले रहा हूँ, साइन थीटा में ले रहा हूँ, कंपोनेंट लेने की जरूरत नहीं है, बस डायरेक्टली इसको ऐड करो। यही है जो वेक्टर फॉर्म में है, यही इंटरेस्टिंग सा चीज है कि तुमको बाद में जाके कुछ कंपोनेंट लेने की जरूरत नहीं है। जो भी अगर इंटीग्रेट करोगे तो आई कैप वाले आई कैप के साथ आगे जुड़ जाएंगे, जे कैप वाले जे कैप के साथ, के कैप वाले के कैप के साथ। तो इंटीग्रेट हम लोग करते हैं दोनों तरफ इस तरह से। तो इंटीग्रेशन ऑफ दिस डी विल गिव मी ई वेक्टर दैट इज इक्वल टू के लैम्डा नॉट आर बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। ये तो मेरे पास कांस्टेंट हो गया, और अंदर मैं घुसा देता हूं सबके एक एक के साथ। इंटीग्रल ऑफ एक्स कॉस फाई डी फाई, ये मेरा आई कैप वाला टर्म है, माइनस इंटीग्रल ऑफ आर साइन फाई कॉस फाई डी फाई, ये मेरा जे कैप वाला टर्म है, प्लस इंटीग्रल ऑफ आर कॉस स्क्वायर फाई डी फाई के कैप। अच्छा, मुझे ये बताओ इसका इंटीग्रेशन का लिमिट कहां से कहां तक जाएगा। तो फाई की लिमिट कहां से कहां तक जा रही है पूरे रिंग के लिए, 0 से लेके 2π तक, तो 0 से लेके 2π तक, 0 से लेके 2π तक, 0 से लेके 2π तक। अब हम लोग फटाफट थोड़ा सा मैथ्स एक बार डिस्कस कर लेते हैं। मैथ्स अगर मैं बोलूं, एक मेरे पास ट्रिगोनोमेट्री बेसिकली मैं चेक कर रहा हूं, चलो साइन थीटा का इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 2π, 0 से लेके 2π तक का इंटीग्रल ऑफ साइन थीटा, इंटीग्रल साइन थीटा डी थीटा इज व्हाट, फ्रॉम 0 to 2π। तो मैं यहाँ से डायरेक्टली बोल सकता हूँ दिस इज 0, क्योंकि जितना एरिया ऊपर उतना एरिया नीचे। नहीं होता तो एक बार इंटीग्रेट करके देख लो। उसी तरह से मैं अगर बोलूं इंटीग्रल ऑफ कॉस फाई, ये साइन फाई का ग्राफ था मेरे पास में, दिस वाज साइन थीटा का, सपोज दिस साइन थीटा वर्सेस थीटा। अगर मैं बात करूं कॉस थीटा वर्सेस थीटा, तो उसका प्लॉट कुछ इस तरह से आएगा। तो जितना ग्राफ ऊपर रहेगा उतना ही देखो, उतना ही नीचे आ जाएगा, उतना ही एरिया नीचे। तो इंटीग्रल ऑफ कॉस थीटा डी थीटा फ्रॉम 0 to 2π दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 0, ठीक है। और इंटीग्रल ऑफ साइन 2 थीटा भी मैं बोलूं, इंटीग्रल ऑफ साइन 2 थीटा फ्रॉम 0 to 2π विल बी 0। इनफैक्ट इंटीग्रल ऑफ साइन 2 थीटा फ्रॉम साइन 2 थीटा का इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π इज 0 ओनली, बिकॉज वो एक टाइम पीरियड उसका पाई तक में ही उसका एक टाइम पीरियड हो जाएगा, और टाइम पीरियड में जितना ऊपर उतना नीचे होता है साइन का फंक्शन है। इसके अलावा मैं पूछूं, एक बार मैं ये भी लिख देता हूं, इंटीग्रल ऑफ साइन ऑफ 2 थीटा
डी थीटा फ्रॉम 0 to 2 पाई, तो ये भी करके देख लो, दिस ऑल्सो कम्स आउट टू बी 0। मैं तो ये भी बोलता हूँ कि दिस इंटीग्रल ऑफ 0 to पाई साइन थीटा डी थीटा दिस इज गोइंग टू बी 0, क्योंकि साइन 2 थीटा, सॉरी साइन 2 थीटा, इंटीग्रल ऑफ साइन 2 थीटा फ्रॉम, क्योंकि अब जो साइन थीटा है ना वो 2 थीटा हो गया ना, तो ये पाई तक का ही इसका पीरियड होगा। इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊं साइन 2 थीटा का, तो साइन 2 थीटा का ग्राफ कैसे बनेगा, ये 0 से पाई तक में ही ये पूरा का पूरा अपना साइकिल कंप्लीट कर लेगा, क्योंकि इसका टाइम पीरियड कम हो गया, 2 थीटा हो गया। तो ये चीज एक चीज हो गई बात। अब हम लोग एक चीज बोलेंगे कि इंटीग्रल ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा फ्रॉम 0 to 2 पाई अगर हम लोग लेते हैं, तो ये मैं डायरेक्टली बोलूंगा दिस इज इक्वल टू पाई। अगर नहीं समझ में आता है तो इसको ऐसे लिखो, व्हाट इज कॉस स्क्वायर थीटा, ये बेसिक ट्रिगोनोमेट्री में बात कर रहा हूँ। व्हाट इज कॉस स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा बाई 2 इंटू डी थीटा फ्रॉम 0 to 2 पाई, तो दिस विल इक्वल टू 1/2 डी थीटा ओनली फ्रॉम 0 to 2 पाई, क्योंकि कॉस 2 थीटा का इंटीग्रल cos 2 थीटा बाई 2 का इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 2 पाई विल बी 0। क्यों वो बता दिया, sin 2 थीटा भी 0 होगा 0 to 2 पाई में, 0 to पाई में। उसी तरह cos 2 थीटा भी 0 to 2 पाई में, 0 to पाई में 0 हो जाएगा। क्यों, वो सब हम लोग डिस्कस करके बता चुके हैं अभी। एंड 1/2 का डी थीटा इज व्हाट, सिंपली 2 पाई बाई 2 दैट इज इक्वल टू पाई। तो ये सारी चीजें हम लोग अभी इसमें डायरेक्टली अब यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो ये मैं यहाँ से क्लीन कर देता हूँ। ये सारा थोड़ा सा ट्रिगोनोमेट्री ही है, ये सारा बहुत बेसिक सा ट्रिगोनोमेट्री है। तो अगर देखो इंटीग्रल ऑफ एक्स तो यहाँ पर पहला टर्म देखो, आई कैप वाला टर्म देखो, एक्स कॉस फाई डी फाई, तो कॉस फाई का इंटीग्रल डी फाई फ्रॉम 0 to 2 पाई, ये तो तुम लोग अब देख के 0 बोल दोगे। आर साइन फाई कॉस फाई, ये देखो साइन फाई कॉस फाई है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 2 कर दो, तो 2 साइन फाई कॉस फाई क्या हो गया, साइन ऑफ 2 फाई। साइन ऑफ 2 फाई का इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 2 पाई इज गोइंग टू बी 0 डायरेक्टली। अब ये सब चीज डायरेक्टली देख के निकालना सीख जाओ, ठीक है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स अगर क्वेश्चन आएंगे तो उसमें ये सब चीज कैलकुलेट करते नहीं बैठोगे। तो ये भी चीज 0 हो गया। ये क्या बना, ऊपर क्या बना, साइन 2 फाई ही तो बना ना, साइन 2 फाई, ऊपर नीचे 2 बाहर है, तो ऐसे भी अंदर वाला टर्म 0 होने वाला, साइन 2 फाई फ्रॉम 0 to 2 पाई 0। अब बना आर कॉस स्क्वायर फाई डी फाई के कैप, ये टर्म मेरे पास बचा है सिर्फ। और इसको हमको पता है कि आर को अगर मैं बाहर निकाल दूं, इस आर को मैं बाहर निकाल दूं, तो अंदर का टर्म क्या बन जाएगा, पाई, अंदर का टर्म पाई बन के बैठा हुआ है। तो इसको हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं के लैम्डा नॉट अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3/2, और अंदर का जो टर्म बचा है दिस इज आर इंटू इंटीग्रल 0 to 2 पाई कॉस स्क्वायर फाई डी फाई इज सिंपली पाई। और यहां से मैं बोल सकता हूं दिस इज के को मैं लिख देता हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3/2, और के को तो ये लिख दिया लैम्डा नॉट आर ऊपर बचा है इंटू आर पाई ऊपर बचा हुआ है, तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, तो ये मेरे पास आ गया लैम्डा नॉट आर स्क्वायर बाई 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एट अ जनरल डिस्टेंस x, एट अ जनरल डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग अलोंग द x एक्सिस, जो उसके एक्सिस में हमने देखा था। x एक्सिस में अगर हम लोग इस तरह से बढ़ते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से हमारा चेंज होता है। अब बहुत अच्छी बात है, अब अगर हम लोग यहाँ पे पूछे कि सेंटर ऑफ द रिंग में कितना होगा, तो x को 0 पुट कर देंगे तो मुझे सेंटर पे मिल जाएगा। तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, लैम्डा नॉट आर स्क्वायर, x को 0 पुट कर दो 4 एप्सिलॉन नॉट, x को 0 पुट करने पे ये टर्म आर क्यूब के टर्म से बाहर निकला और एक इस तरफ से उड़ गया, और ये मेरे पास लैम्डा नॉट अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट आर, ये वैल्यू हमारे पास आ गई x इक्वल्स टू 0 के लिए। बहुत अच्छी बात है। अब इसमें एक पार्ट में और भी पूछा गया था कि इन्वेस्टिगेट द ऑब्टेन्ड फंक्शन एट x ग्रेटर देन r, तो हम लोग लिखते हैं फॉर x ग्रेटर देन r। ये जो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो है मेरे पास में वो कितनी हो जाएगी, लैम्डा नॉट आर स्क्वायर अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, और आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कैन बी, क्योंकि x ग्रेटर देन r है तो आर स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड, तो ये एक्स क्यूब के फॉर्म में बाहर निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए स्पेशली क्यों बोला गया है, इस टर्म को इन्वेस्टिगेट स्पेशली क्यों बोला गया, क्योंकि अगर देखो ऊपर नीचे तुम अगर पाई से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हो तो ऊपर का जो टर्म आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर लैम्डा नॉट, पाई आर स्क्वायर लैम्डा नॉट इज व्हाट। ध्यान करो, अगर ये चीज समझ में नहीं आ रहा तो ऐसा समझ लो कि एक रिंग है, एक रिंग में अगर उसका चार्ज उसकी जो चार्ज डेंसिटी है लैम्डा, वो वेरी करती है लैम्डा नॉट कॉस फाई से, लैम्डा नॉट कॉस फाई से अगर वेरी करती है तो वो एक तरह का किस तरह का बिहेव करेगा, वो एक तरह का डायपोल का बिहेव करेगा। ये इसका डायपोल मोमेंट अगर निकाल के देखोगे तो
तुम पाओगे, क्योंकि इसका डायपोल मोमेंट निकालना बहुत ही आसान है। नेगेटिव नेगेटिव एक चार्ज एक तरफ हो गए, पॉजिटिव पॉजिटिव एक तरफ हो गए, तो पेयर बना 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 के एक डायपोल की तरफ देखोगे कि इसको एक तरह से डायपोल की तरफ विजुअलाइज कर सकते हो। तो उसका जो डायपोल मोमेंट अगर उसका कैलकुलेट करोगे तो दिस पाई लैम्डा नॉट इंटू आर स्क्वायर कम्स आउट टू बी इट्स डायपोल मोमेंट। एंड इसको अगर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को के बोल दे तो kp बाई एक्स क्यूब इलेक्ट्रिक फील्ड, इस तरह से हम लोग उस पर कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर अ डायपोल। तो एक पूरी तरह से ये क्या किस तरह के बिहेव कर रहा है, ये एक डायपोल की तरफ बिहेव कर रहा है। एक पूरे रिंग पे जो चार्ज है वो एक उसका पेयर बना बना के वो एक डायपोल की तरफ बिहेव कर रहा है। और उसके जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, दो तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड 2 पॉइंट पे हमने निकालना सीखा था, एक उसके एक्सिस के अलॉन्ग निकालने से एक्सियल पॉइंट पे हम लोग निकाला था, और इक्विटोरियल पॉइंट पे। तो ये जो निकल रहा है ये हमारा कहाँ पे निकल रहा है, इक्विटोरियल पॉइंट पे हमारा डायपोल मोमेंट निकल रहा है। और दूसरी बात ये चीज है कि जो डायपोल का जो डायरेक्शन है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो ये सारा चीज हम लोग इसके थ्रू एनालाइज कर सकते हैं। तो होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर फिर भी कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर डालें, और अगर आपको ये तरीका अच्छा लगा समझाने का तो लाइक्स और कमेंट्स डाल सकते हैं, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कर सकते हैं। तो होप आपने इस क्वेश्चन को एंजॉय किया होगा। थैंक यू सो मच।